थी अपनी समुद्री हुदूद की दिफा के हवाले से, वो अब देखा जा रहा है कि वो कदरे डिफरेंट अंदाज के अंदर सामने आ रही है। पहले पाकिस्तान नेवी की स्ट्रेटेजी कुछ और थी, हम ज्यादा डिफेंसिव कैपेबिलिटीज के ऊपर माइल थे, लेकिन अब जो पाकिस्तान नेवी है उसके अंदर खास तौर पर अब से कुछ रोज पहले, कुछ हफ्ते पहले आपने देखा कि पाकिस्तान नेवी के अंदर 4 तुगलक क्लास जहाजों को अल्फा पी फ्रिगेट्स जो कि चाइना में तैयार किए गए थे उनको शामिल किया गया। उन जहाज़ों की शमूलियत से जाहिर होता है क्योंकि वो जबरदस्त जारहाना क़ुव्वत रखने वाले जहाज हैं, फ्रिगेट्स हैं। उनकी शमूलियत के बाद आज हम जब आए हैं मिलियम क्लास जहाज़ों की जानिब, तो ये तमाम तर चीज़ें जाहिर करती हैं कि हम एक मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के साथ साथ एक ट्रांजिशन या चेंज के दौर से भी गुजरे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान नेवी अपनी कैपेबिलिटीज के अंदर तब्दीली ला रही है या अपनी डॉक्ट्राइन के अंदर तब्दीली ला रही है। तो ये जो आज लॉन्चिंग है PNS तारीख की, और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 2018 में बुनियादी तौर पर मुआहदा हुआ था और उसके बाद फिर हमने देखा कि ये 3 जहाज इससे पहले लॉन्च किए गए और उसके बाद आज चौथा और आखिरी जहाज जो है मिलियम क्लास सीरीज का या बाबर क्लास सीरीज का ये जहाज लॉन्च किया गया है। तो इसमें डेफिनेटली ये जहाज जो है लॉन्चिंग के बाद इनको मुख्तलिफ किस्म के ट्रायल से गुजारना जो है वो जरूरी होता है, और ये ट्रायल PNS फैबर हो, PNS बाबर हो, PNS सलमान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा और PNS तारिक की लॉन्चिंग के जो मनाजिर हैं वो भी बोल न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर नाजरीन को दिखाए जाएंगे, किस तरह से इसकी लॉन्चिंग हुई और कैसे इसे लॉन्च किया गया। Ladies and gentlemen, the ship is now sliding down the slipway and is heading into the sea. लॉन्चिंग के मनाजिर इस वक्त आपने बोल पर मुलाहिजा किए। स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट सलमान अवान भी इस तकरीब के हवाले से मुसलसल हमें अपडेट कर रहे हैं। सलमान, लॉन्चिंग हो गई है, ये मनाजिर भी हमने देख लिए हैं, ये बताएगा कि ये कितना अहम है और कितनी खुशी की बात है इंडिपेंडेंसी होना और मकामी तौर पर अपने तैयारों को अपने मुल्क में तैयार करना। जी बिल्कुल, कि जो शिप बिल्डिंग है ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट किसी भी मुल्क की लिए हैसियत रखता है, खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए जहां पर हम देख रहे हैं कि सी पैक आने वाला है या सी पैक आ चुका है। उसके साथ हम एक इम्पॉर्टेंट तरीन स्ट्रेटेजिक लोकेशन के ऊपर वाक़ हैं। दुनिया के अगर नक्शे को हम देखें तो ये तकरीबन 1000 किलोमीटर तवील हमारा साहिली पट्टी या हमारा जो एरिया है उसके अंदर पाकिस्तान की जो शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है, चाहे वो कमर्शियल शिपिंग हो, चाहे वो नेवी के लिए शिप तैयार किए जाने हो। तो इस हवाले से आज का दिन जो है, जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं कि ये एक बुनियादी तौर पर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मुआहदा था या मुआहदा है, जिसके तहत पाकिस्तान ने ये जहाज जो है तैयार किया है, चौथा जहाज तैयार किया है। और ये कोई आम जहाज नहीं, दुनिया का जदीद तरीन जंगी जहाज है। बुनियादी तौर पर ये एक हैवी कॉर्वेट है, जिसकी हम कैपेबिलिटीज की भी अगर बात करें तो ये उस कैपेबिलिटीज के अंदर भी अपनी जो क्लास है उसमें किसी भी दीगर हैवी कॉर्वेट से पीछे नहीं। डिफेंसिव कैपेबिलिटीज जो है वो भी सबके सामने है कि ये वर्टिकल लॉन्च सिस्टम रखता है, उसके ऊपर दीगर जो वेपन सिस्टम जो है नर्स किए गए हैं वो दुनिया की किसी भी लेटेस्ट वेपन सिस्टम से या सेंसर्स या रडार की अगर बात करें तो वो इंतहाई लेटेस्ट सिस्टम जो है पाकिस्तान ने नर्स किया है। और इसकी टेक्नोलॉजी अगर पाकिस्तान में आई है, TOT के मुआहदे के तहत अगर पाकिस्तान में आई है, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात है, पाकिस्तान नेवी के लिए बड़े फख्र की बात है कि उनके अपने माहिरीन ने कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क के अंदर ये जहाज जो है वो तैयार किया है। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान नेवी के लिए बड़े फख्र की बात है। और इसके साथ साथ जो हमारी इंडिजनाइजेशन है, यानी खुद इंसारी का उसूल है, खासतौर पर डिफेंस कैपेबिलिटीज के अंदर, डिफेंस प्रोडक्शन के मैदान के अंदर, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पाकिस्तान के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंस का हामिल है कि अब मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान नेवी अपने लिए शिप जो है ना सिर्फ उसको खुद डिजाइन करने बल्कि उसको खुद तैयार करने का भी इरादा रखती है, जिसके अंदर हम सब जानते हैं कि जिना क्लास का एक प्रोजेक्ट है, जिना क्लास फ्रिगेट्स पाकिस्तान तैयार करने का
इरादा रखता है। और कमोबेश ये बताया गया है, एक अंदाजे के मुताबिक दफाई ज़राई का कहना है कि कम से कम 6 जिना क्लास फ्रिगेट्स जो है वो पाकिस्तान नेवी तैयार करने का इरादा रखती है। तो इस लिहाज से ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में आई है, पाकिस्तान के जो माहिरीन है, पाकिस्तान के इंजीनियर्स हैं या शिपयार्ड में काम करने वाले तमाम अमले को एक इंतहाई कीमती तजर्बा या एक्सपीरियंस जो है वो हासिल हुआ है, जो कि इंतहाई अनमोल है। और इसी एक्सपीरियंस के इसी तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए, सामने रखते हुए, पाकिस्तान की जब ये एक्सपर्ट जो है पाकिस्तान के यहाँ पर जिन्होंने ये जहाज तैयार किया है, जब वो नेक्स्ट शिप या फ्रिगेट तैयार करेंगे तो डेफिनेटली उनके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट था ये दोनों जहाज जो कि बुनियादी तौर पर तुर्क माहिरीन और पाकिस्तानी माहिरीन ने मिलकर तैयार किए हैं। तो अब जब हम खुद इस मैदान में कदम रखेंगे तो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान नेवी के लिए और खासतौर पर कराची शिपयार्ड के लिए ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट था कि इतने बड़े प्रोजेक्ट का। ठीक है, सलमान हमारे साथ ही मौजूद रही है, इस बारे में मजीद भी आपसे बात करेंगे। अभी नाज़रीन को खबर देंगे, फौजी अदालतों से मुतालिक फुल कोड बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। आपको आगाह कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि फौजी अदालतों से मुतालिक फुल कोड बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे फैसला सुनाया जाएगा आपको बताएंगे। फौजी अदालतों से मुतालिक फुल कोड बनने का मामला है और अब ये फुल कोड बनेगा या नहीं, इस पर काफ़ी बहस हुई और अब जो फैसला महफूज हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सुनाना शुरू कर दिया गया है। फौजी अदालतों से मुतालिक फुल कोड बनने का ये मामला है और अब जो फैसला आएगा उस बारे में आपको फौरी तौर पर आगाह करेंगे। अभी ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। नीलम अरशद मजीद अपडेट करेंगी इस बारे में। नीलम, बताइएगा क्या फैसला आया, कुछ पॉइंट सामने आ सके अब तक इसके? बिल्कुल जी, आपको बताएं वरीशा कि गुज़श्ता रोज ये फैसला महफूज किया गया था और आज का वक्त जो था वो मुकर्रर किया गया था कि आज इस पर फैसला सुनाया जाएगा। सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक फुल कोड बनाए जाने से मुतालिक ये फैसला महफूज किया गया था। ताहम अब से कुछ देर कबल जो है ये चीज़ सामने आई कि फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। जो ही कोर्ट रूम से कोई खबर आती है तो नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। इस मामले पर आपको बताएं कि गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया गया था और अदालत ने ये करार दिया था कि तमाम फरीकैन का जो स्टांस है इस पर सुन लिया जाए कि तमाम फरीकैन क्या चाहते हैं, क्या इस पर यही बेंच जो है समाअत करे या इस पर फुल कोड बनाया जाना चाहिए। लेकिन गुज़श्ता रोज देखा गया कि मजमूई तौर पर 6 फरीकैन में से 2 फरीकैन ने फुल कोर्ट से मुतालिक इस्तदा की थी। तमाम बाकी मादा जो फरीकैन थे उनकी तरफ से इसी बेंच पर एतमाद का इजहार किया गया था और कहा गया था कि यही हम चाहते हैं कि यही बेंच जो है वो समाअत का सिलसिला जारी रखे। तमाम अब से कुछ देर कबल जो है वो बेंच बैठ चुका है। 6 रुकनी बेंच है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में और ये इस तमाम तर मामले से मुतालिक जो फैसला है वो सुना रहे हैं। इस वक्त आपको बताएं कि कोर्ट रूम में ही 6 रुकनी बेंच बैठा हुआ है और इस तमाम तर मामले से मुतालिक जो गुज़श्ता रोज दलाइल दिए गए उनके नुकात जो हैं वो पढ़ के सुनाए जा रहे हैं। क्योंकि गुज़श्ता रोज देखा गया कि चंद फरीकैन ने इसी बेंच पर एतमाद का इजहार किया और कहा गया कि हम चाहते हैं कि यही बेंच इस मामले पर फैसला करे और फौरी तौर पर फैसला करे क्योंकि ये बुनियादी हकूक से मुतालिक एक केस है और चाहते हैं कि इस पर फौरी तौर पर फैसला जो है वो किया जाए। ताहम एक मौके पर अदालत की तरफ से भी ये कहा गया था कि जब ट्रायल जो है हतमी मराहिल में दाखिल हो गया है तो ऐसे में एकदम से फुल कोड बनाए जाने से मुतालिक जो इस्तदा है वो समझ से बाहर है। ताहम गुज़श्ता रोज तमाम फरीकैन को एक बार फिर से अदालत की जानिब से सुना गया और फैसला महफूज किया गया था और अब कमरा अदालत से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है। गुज़श्ता रोज की जो दलाइल थे वो पढ़े जा रहे हैं जो कि मुख्तलिफ फरीकैन की तरफ से दिए गए थे। इसमें आपको ये भी बता दें, नीलम, फैसले के हवाले से हम आपसे मजीद भी जानते रहेंगे और अभी आपको खबर देते हैं तोशाखाना ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की इस्तदा फिल वक्त मुस्तरद कर दी गई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया गया है और अदालत ने ख्वाजा हारिस को यह हिदायत की है कि जुमे तक सूरत हाल का जायजा लें। ट्रायल कोर्ट की बात सुप्रीम कोर्ट में न करें। जस्टिस या आफरीदी की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया तो फैसला करें दरखास्त वापस लेनी है या नहीं। जज ने ये रिमार्क्स दिए हैं। जस्टिस या आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच तोशाखाना केस के हवाले से समाअत कर रहा है। ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की इस्तदा को फिल वक्त मुस्तरद कर दिया गया है और इस हवाले से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील पर इलेक्शन कमीशन को भी अदालत ने नोटिस जारी कर दिया है और हिदायत की है वकील ख्वाजा हारिस को कि सूरत हाल का जायजा लें लेकिन ट्रायल कोर्ट की बात सुप्रीम कोर्ट में न करें। हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया तो फैसला करें कि दरखास्त वापस लेनी है या नहीं लेनी। जज ने अब तक की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए हैं और इस वक्त जज या आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो तोशाखाना के हवाले से केस पर समाअत कर रहा है। ये दूसरा अहम केस है जिसकी समाअत आज जारी है।
तोशाखाना ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की दरखास्त को फिल वक्त मुस्तरद कर दिया गया है। अदालत की जानिब से चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील पर इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस जारी कर दिया गया है और ये हिदायत दी गई है, अदालत ने ख्वाजा आसिफ को हिदायत दी है कि जुमे तक सारी सूरत हाल का जायजा लें और ट्रायल कोर्ट की बात को सुप्रीम कोर्ट में न करें। रिमार्क्स दिए हैं जस्टिस याह्या अफरीदी ने और कहा है कि हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया तो फैसला करें कि दरखास्त को आगे चलना है या दरखास्त को वापस लेना है। जस्टिस याह्या अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच है जो तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से केस की समाअत कर रहा है। तोशाखाना रेफरेंस केस की समाअत इस वक्त जारी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी आज के इस बेंच में शामिल हैं जो समाअत कर रहे हैं और इससे पहले हुक्म इम्तना की दरखास्त पर इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। तोशाखाना ट्रायल पर हुक्म इम्तना देने की इस्तदा फिल वक्त मुस्तरद कर दी गई है और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। और एक बार फिर आपको अपडेट करेंगे, फौजी अदालतों से मुतालिक फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला महफूज हुआ था और आज इस बात का फैसला होगा कि फौजी अदालतों से मुतालिक फुल कोर्ट बनेगा या यही कोर्ट इसकी समाअत करेगा। नीलम अरशद हमारे साथ हैं। जी नीलम, बताइएगा। उसको मुस्तरद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला सुना दिया है। गुज़श्ता रोज ये फैसला महफूज किया गया था और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि फुल कोर्ट के लिए जजेस दस्तयाब नहीं। कोर्ट ने फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने से मुतल्लिक गुज़श्ता रोज की जो नीलम साथ ही मौजूद रहिएगा। अभी नाज़रीन को ये बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। अहम और बड़ी खबर आ रही है, फौजी अदालतों से मुताल्लिक फुल कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और फुल कोर्ट बनाने की जो इस्तदा की गई थी उसे यकसर मुस्तरद कर दिया गया है। अहम फैसला सामने आया है, फुल कोर्ट के लिए जजेस दस्तयाब नहीं है और यही वजह है कि इस इस्तदा को मुस्तरद किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये फैसला सामने आया है। गुज़िश्ता रोज़ ये फैसला महफूज किया गया था। जी नीलम, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है इस फैसले में। जी बिल्कुल वरीशा, आपको बताएं कि अदालत ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी है। फुल कोर्ट बनाए जाने से मुताल्लिक गुज़श्ता रोज ये फैसला महफूज किया गया था। मुख्तलिफ तरीक़ैन की तरफ से ये दिए गए थे के बाद ये फैसला किया था। अभी सुप्रीम कोर्ट सुना दिया है। आपसे दोबारा राब्ता कायम करेंगे, आपकी आवाज़ सही तरह से नहीं पहुंच पा रही है। फौजी अदालत से मुताल्लिक फुल कोर्ट बनेगा या नहीं, इस सिलसिले में अब फैसला सामने आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। फुल कोर्ट के लिए जजेस दस्तयाब नहीं है। इस फैसले में चीफ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया है और जब इस केस में दलाइल चल रहे थे तो उस वक्त भी हमने यही देखा था कि यही पॉइंट सामने आया था कि जजेस दस्तयाब नहीं है। कुछ जजेस रुखसत पर हैं, कुछ जजेस पहले ही माजरत कर चुके हैं, इसलिए फुल बेंच बनना, फुल कोर्ट बनना मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा है। और अब जो ये फैसला सामने आया है इसमें भी यही बात वाज़ेह हो गई है कि फुल कोर्ट बनने के लिए जजेस दस्तयाब नहीं है, फुल कोर्ट बनना मुमकिन नहीं है, इसलिए इस इस्तदा को अब मुस्तरद कर दिया गया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का ये मामला है और ये सिविलियंस के ट्रायल के लिए जो फुल कोर्ट बनेगा वो इस मामले की समाअत करेगा या फिर 6 रुकनी बेंच ही इस मामले की समाअत करेगा। इस पर अहम फैसला सामने आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अब ये फैसला सुना दिया है। नीलम अरशद, मजीद अपडेट कीजिएगा इस बारे में। नीलम, बताइएगा क्या फैसला सामने आया है चीफ जस्टिस की जानिब से। आज आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा अहम फैसला जो है वो जारी कर दिया है। गुज़श्ता रोज फैसला महफूज किया गया था फुल कोर्ट बनाए जाने से मुतालिक और अब की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि जो दस्तयाब जजेस हैं जो इस मामले पर समाअत कर रहे हैं वही जजेस इस मामले को सुनेंगे। गुज़श्ता रोज देखा गया कि लार्जर बेंच से मुतालिक कुछ अहम जो नुकात थे वो उठाए गए और फुल कोर्ट बनाए जाने से मुतालिक इस्तदा की गई थी वकील फैसल सदीकी की तरफ से भी, जबकि एक और जो फरीक थे उनकी तरफ से भी यही इस्तदा की गई, जबकि मजमूई तौर पर देखा जाए अगर तो दीगर जो फरीकैन थे उनकी तरफ से इस इस्तदा की मुखालफत की गई थी। अदालत ने तमाम फरीकैन को बारी बारी सुना, रोस्टम पर बुलाया गया और सबसे उनके दलाइल लेने के बाद ये फैसला महफूज किया गया था। ताहम आज फैसला सुनाना था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फुल कोर्ट बनाए जाने से मुतालिक जो इस्तदा है उसको मुस्तरद कर दिया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक फैसला गुज़श्ता रोज महफूज किया गया था और इस पर फुल कोर्ट बनाया जाना है या नहीं इससे मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान
पाकिस्तान ने आज फिर अहम फैसला जो है वो सुना दिया। इससे कबल आपको बताएं कि ज़बानी कलामी जो मुख्तलिफ इस्तदाएँ की गई थी उसमें अदालत पहले भी बारहा कई मौक़ों पर कह चुकी थी कि यही जो जजेस हैं वो दस्तयाब होंगे। इस वक्त सदीक जान मेरे साथ मौजूद हैं, समी इब्राहिम साहब भी मौजूद हैं। समी बात करते हैं, समी साहब क्या कहेंगे, ये फैसला किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि जब ट्रायल जो है हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है, ऐसे में एकदम से आके कह देना कि फुल कोर्ट बनाया जाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहरहाल कोई भी फरीक जो है वो किसी भी वक्त दरख्वास्त दे सकता है, बार बार दरख्वास्त दे सकता है। तो आज बड़ा अप्रिशिएट किया फैसल सदीकी को चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, और कहा कि आपने हमेशा हेल्पलेस की बड़ी मदद की है और हम आपकी बड़ी इज़्ज़त करते हैं, और ये भी जो आपने बात कही इसको हमने कंसिडर किया, इसको हमने सोचा। लेकिन क्योंकि इस वक्त छुट्टियां हैं, बहुत सारे जजेस अवेलेबल नहीं हैं, बहुत सारे जजेस जाने वाले हैं, बहुत सारे जजेस इस केस की वजह से वापस आ रहे हैं, और हम अल्लाह को जवाब दें हैं, आइनी और कानूनी ऑब्लिगेशन है हमारी के हम ये सुने और अपना काम जारी रखें। तो इसलिए हमने ये तय किया है कि अभी फुल कोर्ट नहीं, यही बेंच जो है ये काम जारी रखेगा। लेकिन इसके साथ बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, और इस बात से कतई नज़र कि हमारे फ़ैसलों को कोई किस नज़र से देखता है, हमने ये फ़ैसला किया है और हम अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। और हम ये तवक्को करते हैं कि जिस तरह आप हेल्पलेस की मदद करने के लिए निकलते रहे हैं, आपकी जो कम्युनिटी है, जो वकला हैं, वो भी इस सारी चीज़ को समझेंगे। मेरा ख़्याल है ये जो आखिरी जो रिमार्क्स हैं चीफ जस्टिस साहब के, ये जो एक हुकूमती दबाव है, एक हुकूमती प्रेशर है, हम चैनल्स में प्रोग्राम्स में देखते हैं, या फिर उसके बाद हम मुख्तलिफ वीलॉग्स में देखते हैं, सियासतदानों की तकारीर में देखते हैं कि वो उन्होंने बहुत टारगेट किया हुआ है कुछ जजेस को। तो ये जो उमर अता बंदयाल साहब ने आज एक बड़ी डिटर्मिनेशन ज़ाहिर की है और ये कहा है कि इसका हम फैसला करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये जो केस है फ़ौजी अदालतों के क़याम वाला मामला, ये तो अब इट्स ए मैटर ऑफ जस्ट ए डे और टू प्रॉबेबली जिसमें ये डिसाइड हो जाएगा, और एक रिज़ॉल्व हमें नज़र आ रहा है जिसकी बुनियाद पर, और ये बड़ा ज़रूरी है इस वक्त इस फ़ैसले की अहमियत, अगर ये आइन और कानून के मुताबिक आता है तो फिर जो निगरान हुकूमत के हवाले से जो हुकूमत डंडी मारने की कोशिश कर रही है, वो उस एक मैसेज जाएगा कि आप ऐसा ना करें। बिल्कुल वैसे ही जैसे आज जस्टिस ज़ाहिया अफरीदी ने जो तोशाखाना केस है उसमें जैसे उन्होंने कहा कि हम तो ऑलरेडी स्टे दे चुके हैं, और वो जो CRPC की 526 शिक जो है TA एप्लीकेशन के बाद बिल्कुल वो स्टे होता है, फ़ाइनल ऑर्डर नहीं आ सकता। और उन्होंने कहा कि कल हाई कोर्ट देखते हैं वो क्या फ़ैसला करता है, तो फिर हम हाई कोर्ट से एक दिन बाद रख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो अब उन्होंने भी, यानी एक ऑलरेडी स्टे है, कोई सेशन जज फैसला नहीं दे सकते, और एक पूरा स्कोप आ गया, यानी वो पूरा एक वॉच आ गया सुप्रीम कोर्ट का। तो ये जो फैसले आ रहे हैं, इन फैसलों को एक तो सिर्फ उस केस के फैसले हैं, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने वाली है कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त एक बड़ी एक ऐसा टाइम है विच इज़ हिस्टोरिक, ट्रांजिशनल टाइम है, उसमें अब शहबाज शरीफ साहब ने कल कह दिया कि वो सेंसस के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और इसका मतलब है कि इलेक्शन 8-9 महीने, तो निगरान हुकूमत। तो अदालत ने आज जो ये फैसला दिया है कि हम आइन और कानून के मुताबिक जाएंगे, तो तुसी एडियां को मिठिया मिठिया खीरा ना समझो कि खा जाओगे तो डकार मार के एक पासे हो जाओगे। तो आज क्योंकि इन्होंने बड़ा एक कैंपेन चलाई, और फिर आखिर के जो अल्फाज थे कि हमें इस बात से कोई परवाह नहीं है कि कौन किस तरह से देखता है, कोई हमें अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, हम सिर्फ अल्लाह को जवाब दें। तो और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, आई कुड फील, मैं बहुत करीब नहीं था, मैं नहीं देख सकता कि उनकी आंखों में आंसू थे या नहीं, लेकिन जज्बात से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जो आवाज़ थी वो भराई हुई थी। और एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की, फ़ैसला जब सुनाने लगे उमर अता बंदयाल साहब, तो इजाज़ुल एहसन साहब ने ज़ाहिया अफरीदी साहब से बात की, और उसी तरह दूसरी तरफ भी बात हुई। तो ये कंसेंसस के साथ, और ये बहुत बड़ी बात है कि अगर हमारी अदलिया, हमारे जजेस, इफ़ दे राइज टू द ओकेजन, बिल्कुल वो डिवीज़न ग्रुपिंग जिसका ये फ़ायदा उठाया जा रहा है उसको ख़त्म करके कानूनी नुकात पर फैसला करें, और ये कोर्ट पंचायत की तरह एक्ट ना करे, तो मैं आपको बताऊं, मेरे और आपके और ये पाकिस्तान के लोगों के राइट्स जो हैं कोई नहीं ले सकता। अगर इस मुल्क में वॉच डॉग होते, तो जिस तरह इसहाक डार ने $20 रुपए वो कीमत बढ़ा दी है पेट्रोल की, उसकी इतनी जुर्रत ना होती, उसकी इतनी हिम्मत ना होती, और ये कहने की वज़ीर आज़म को हिम्मत ना होती कि जनाब हम तो सेंसस करा के तो फिर डिलिमिटेशंस होगी और फिर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से करवा लेंगे।
आइन और कानून के अंदर जो तय है। तो ये इस लिहाज से जो आज का मैसेज है फैसले का, मैं समझता हूँ दैट इज़ वेरी स्ट्रांग। और जो PDM गवर्नमेंट है आज उनको ये समझना चाहिए मैसेज को कि क्या मैसेज है, बिकॉज थिंग्स आर नॉट दैट ईजी। बाकी सदीक जान माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त, आपको पता है, ये बताएंगे आपको। सदीक से पूछे, सदीक कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? और जैसे समी साहब ने बताया कि जो वक्त है बड़ा मैटर करता है, कि इस मौके पर जब ट्रांजिशन चल रही है, हुकूमतों की बात हो रही है, केयरटेकर गवर्नमेंट्स की बात हो रही है, तो ऐसे में ये फैसला कितनी अहमियत कहाँ में? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उन्होंने जिस तरह फैसल सिद्दीकी साहब की तारीफ़ की और कहा कि क्योंकि फैसल सिद्दीकी साहब ने ना 2-3 पॉइंट्स की वजह से कहा था कि आप फुल कोर्ट बनाएं, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि जो मौजूदा हुकूमत है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को नहीं मान रही, और मौजूदा जो हुकूमत है वो मुसलसल ये कह रही है कि जैसे इलेक्शन का फैसला हमने नहीं माना था और सुप्रीम कोर्ट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो अब भी हम ठीक है। नीलम, इस बारे में आपसे मजीद भी जानेंगे, बेहद शुक्रिया। और अभी आपको कराची एक बार फिर लिए चलेंगे, जहाँ कराची में पाक बहरिया के जंगी बहरी जहाज तारिक की फिदाई तकरीब है और इस वक्त तुर्क नायब सदर तकरीब से खिताब कर रहे हैं। Be it worker or engineer who has contributed to this important project that has been jointly undertaken by Turkey and Pakistan. Before starting my speech, I would like to express my deep sorrow for the lives that were lost in the recent explosion that took place in Bajur. I condemn the terrorist attack in the strongest terms, and I wish Allah's mercy upon those who lost their lives in the attack and extend our condolences to brotherly Pakistan. We are against all forms of terrorism, which is one of the leading threats to international peace, security and stability, and we will continue to fight against terrorism. Honorable Prime Minister, esteemed participants, Pakistan and its people is in a unique place in the hearts of the Turkish nation. Turkey and Pakistan have deep-rooted historical and cultural bonds dating back many centuries. The solidarity and mutual support displayed by our respective countries and peoples, particularly in difficult times, is unprecedented throughout the history. From our point of view, we see Pakistan's suffering, joy or success as our own, and certainly know that these sentiments are mutual. As we rush to the aid of our Pakistani brothers and sisters with all our means during the flood disaster in 2022, the government and the people of Pakistan displayed exceptional solidarity with all their means without hesitation after the earthquake disaster in Turkey in early February. In this context, let me express our utmost gratitude to Pakistan once again for the generous and sincere support. Honorable Prime Minister, esteemed participants, as Turkey and Pakistan, we are strengthening and deepening our solidarity resolutely day by day with a strategic vision based on the history, brotherhood and potential of our countries. The defense industry is one of the main pillars of this vision. Our cooperation in this area is becoming more relevant in today's increasingly fragile global security environment, as the scope of our defense cooperation, in addition to building corvettes, spans from upgrading submarines to training aircrafts and sales of helicopters. Pakistan possesses a strategic location in South Asia, which is among the world's most critical and cross-cutting lines in the world. With its ancient culture and wealth, this region has been the center of global attention and the apple of the world's eye throughout history, in particular in the wake of the pandemic, which has put enormous stress on the global supply chains. Similarly, Turkey and Pakistan
faced with various challenges such as cross-border terrorism due to the instabilities in its close region. We know that our Pakistani brothers and sisters have to fight against multiple threats simultaneously, particularly attacks by terrorist organizations. As a country that has been fighting against every form of terrorism for nearly 40 years, we are well aware of the pain the Pakistani people have suffered and the prices they have paid. I should here emphasize that we should understand the objectives of terrorists, analyze them, and act just to the opposite what they intend to make us to behave in a certain direction. It is very important to understand the terrorism and what is behind their actions, and do not act according to their expectations, but just act according opposite of what they are expecting. We should unite. We should together fight against terrorism. We should clearly differentiate terrorists and normal people and do everything to defeat them to harm our security. Honorable Prime Minister, esteemed participants, Turkey has become a major global actor in its region following the recent leap forwards achieved particularly in defense capabilities. Turkey has reduced the foreign dependency in defense industry from around 80% to some 20% in a short span of time of 20 years. And here I should underline that political will of our President Recep Tayyip Erdogan was a determining factor in this great achievement, of course, together with very valuable technical work. The number of the defense projects, which was merely 62 in 2002, has today surpassed 850. We have now reached $90 billion volume in defense projects, including the ones at tender phase, from $5.5 billion back in 2002. Turkish defense exports totaled $2.4 billion in the first half of 2023, and we are expected to reach $6 billion by the end of this year. And our objective is to surpass $10 billion by the year 2028. Owing to these advancements, Turkish shipping industry blossomed over the 20 years as well. We are now among the top 10 countries which produce warships. Turkish national defense industry projects were exhibited at EDF 23 16th International Defense Industry Fair held in Istanbul last week. And I made the opening speech of this fair as well. And I have seen how, developed this fair is now. Each year it is building new projects and new participants. National Combat Aircraft, Kaan, Unmanned Fighter Aircraft, Kızıl Elma, Unmanned Combat Aerial Vehicles, Atak Helicopters, the Jet Training and Light Attack Aircraft, Hürjet, Unmanned Sea Vehicles projects, and many more national defense projects exhibited and important cooperation agreements signed during this fair. Turkey, beyond its own needs, also builds ships for many developed countries in the world too. With the capacity we have developed in defense industry, we have the capability to manage the processes we are involved in according to our own will, without feeling the need to seek anyone's permission. There is a saying in Turkish, the bad house owner make you own your own house. In the past, we paid our money to buy certain defense industry products, and we were rejected. But now, alhamdulillah, we are able to produce our own. So this independence in defense industry is also a critical element for
political independence. The establishment of global peace and stability depends on establishing a fair balance in the defense industries. We believe that as we develop our national defense industry under the leadership of President Recep Tayyip Erdogan, our contribution to regional and world peace will increase. Based on this approach, Turkey is always ready to offer the knowledge, experience, and technology that gained in the defense industry to friendly countries. Our joint projects with Pakistan are good examples of this approach. Honorable Prime Minister Shahbaz Sharif, esteemed participants, our brotherhood obliges us to contribute to your efforts for strengthening Pakistan's military infrastructure and vice versa. With this understanding, we have ensured that the project to construct 4 Milgem-class corvettes for the Pakistan Navy has continued without any delay and within the limits of the schedule. The ships, of which 2 were constructed in Pakistan and 2 others in Turkey, have been constructed one by one, and we have just observed the launching of the 4th ship. In 2021, our President attended the launching ceremony of the PNS Babur corvette in Istanbul with President Dr. Alvi. In May 2022, the launching ceremony of the PNS Badr corvette was held in Karachi, where our President sent a video message. Again, last year in November, PNS Khaybar corvette was launched in Istanbul during a ceremony attended by President Erdogan and Prime Minister Sharif. And on this day, we are full of joy as we witnessed the launching ceremony of the 4th and final corvette of the PN Milgem project, PNS Tariq in Karachi. All of these ships are equipped with cutting-edge sensors and weapon systems developed by Turkish defense industry. These 4 ships, capable of undertaking a wide range of military operations, ranging from air defense to submarine defense, will be delivered at 6-month intervals, and the first delivery will start soon. I strongly believe that all ships will be delivered to Pakistan Navy on the scheduled dates, the first of which will be this year. And thanks to their state-of-the-art technologies, they will take on successful missions as game changers. We see the Pakistan Milgem project, which demonstrates our willingness to share our expertise in the defense industry with our friends, as a precursor to greater collaborations between our countries. This is just an example, a good example, but this project should not be the last project, of course. We should have many more projects and collaborate more in defense industries. Indeed, we continue to cooperate with our Pakistani brothers and sisters on a number of other defense industry projects, including helicopters and aircrafts. Realizing these projects gradually will strengthen and solidify our relationship. Besides friendly relationships, besides our brotherhood, collaborations on defense projects do also create economies of scale and reduce overall cost of defense procurement. We believe that our country's recent consolidation of defense interests signifies a convergence of the national interests of both our nations in security as well as economy fields. Last but not least, collaboration and progress in defense industries also provide an opportunity to collaborate in civilian industries. When you look at the history, many technologies were developed in defense industries and then they were transferred to civilian industries. So defense industries is not just an element for security, they are also important for economic welfare of our peoples. Honorable Prime Minister Sharif and esteemed participants, I hope that Almighty Allah will enlighten us on this path. On behalf of Honorable President Erdogan,
I would like to thank all authorities and stakeholders for their contributions to Milgem project, and I congratulate once again the Turkish and Pakistani workers, technicians and engineers, of course the commanders, and who have worked hard in this whole process. I wish this project, which we regard as one of the most concrete manifestations of deep-rooted ties between Turkey and Pakistan, to be auspicious for both of our nations. May Allah let fair winds and following seas for these distinguished ships and the friendship between Pakistan and Turkey to last forever. Pakistan, Türkiye, dosti zindabad. में पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग तकरीब जारी है और तुर्की के नायब सदर जोदित यलमास खिताब कर रहे थे। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान और तुर्की बरादर मुल्क हैं और दोनों के दरमियान जो दोस्ती है वो मज़ीद मजबूत होती जा रही है। और अब शहबाज शरीफ खिताब करने आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रदर जोदित, Vice President of our brotherly country, Turkey, Deputy Defense Minister, Dr. Jalal Sami, Chief of Naval Staff, Admiral Amjad Khan Niazi, Governor Sindh, Foreign Minister of Pakistan, Bilawal Bhutto Zardari, Chief Minister of Sindh, Murad Ali Shah Sahab, Dr. Mehmet Pakari, our brother from Turkey as ambassador to Pakistan, federal ministers, and our brother from Turkey, Brother Burhan, Minister for Defense Production, Esrar Tareen, Minister for Maritime, Sayyid Faisal Sabzwari, Minister for Commerce, Sayyid Naveed Kamar, Mr. Ehsan Iqbal, Minister for Planning, Excellencies, honorable guests, officials from Pakistan Navy, and Managing Director Rear Admiral Salman Ilyas of Karachi Shipyard, और कराची शिपयार्ड के मेरे अजीम इंजीनियर्स भाई और टेक्नीशियंस और वर्कर्स, आप सबको मेरी तरफ से और सबकी तरफ से बहुत मुबारकबाद और सलाम आपको। Dear Brother Vice President, it's really a great pleasure to have you here along with your team members, our brothers from Turkey, on this ceremony of launching Milgem class warship PNS Tariq. And this is the fourth ship of this class and the second one built in Pakistan jointly by Messrs. Asfat Turkiye and Karachi Shipyard and Engineering Works. As we all know, the bilateral relations between Pakistan and Turkey are unique. They are deep-rooted and historic. We are united by a common faith, heritage, and civilization, and we share our perspective on regional
and global issues. The relations between our two countries predate the establishment of Pakistan. Khilafat movement, as you know, it was waged by Muslims of the subcontinent to support our brothers and sisters in Turkey. And it was a great manifestation of how strongly we felt for our brothers and sisters in Turkey. Excellency, we celebrate each other's success stories and stand together in the face of challenges. We will never forget the visit of my brother, President Tayyip Erdogan, with his spouse, Madam Amine Tayyip Erdogan, during the most devastating floods of 2010. And I still vividly remember to accompany him to that part of Pakistan where water was flowing like a sea. And there, today we have Tayyip Erdogan Hospital, Madam Amine Tayyip Erdogan's public school, and houses for the affected families who are using those houses. And not only that, we know how funds were raised for affected people in Pakistan, in Istanbul, in Ankara, in Konya, Tabriz and other places. Public contributed hugely to support the people of Pakistan. And now recently, last year, we had climate change, out of climate change, flash floods, which hit this province of Sindh in a devastating manner and other parts of Pakistan. And again, our brothers from Turkey, President Tayyip Erdogan, was there to help us. And that was a very valuable and timely help. This is the level of our relationship, that we share each other's bounties and sorrows. Today's joint venture project is another example of our commitment to support each other, strengthen each other's industries, trade, and enhance our economic cooperation. Your Excellency, you have spoken at length in your excellent speech, and you have thrown light on all important aspects of our two countries. I will only add and say that let us do it now and start running on this wonderful journey of prosperity of the two countries. President Tayyip Erdogan is a great leader and has not only served his people with the outstanding record, which was reflected in his recent wonderful victory as President of Pakistan, President of Turkey. Your Excellency, I think this is high time that we further enhance our strategic cooperation and add on to this wonderful joint venture in many other areas. The Chief of Staff of our Navy, Admiral Amjad Niazi, is fully dedicated to ensure high quality maritime activities, and this Karachi port, Port Qasim, are very busy ports, but we need to really create linkage between Karachi and Gwadar, where
business has just started, but it is a great destination to convert this into a huge business center, not only in this area but around the globe, in that we can again join hands, because CPEC, China-Pakistan Economic Corridor, is a roaring success. We just had high-powered Chinese delegation, and we have signed and agreed to launch the second phase of CPEC. And this is going to be in multiple directions. Green corridor and business corridors, special zones corridors, information technology corridor, and of course in many other areas. And this is bound to increase the quantum of business transactions and through sea and land between China and Pakistan, and in that Turkey is a natural partner, and we would like to invite, I have already proposed this to my brother President Tayyip Erdogan, and I would like to once again renew this invitation that let us join hands in this wonderful story of mutual joint progress and prosperity. I'd also like to thank President Tayyip Erdogan for all his support to this project, which has been completed on time. I would like to convey my sincere gratitude and thanks to Admiral Amjad Niazi, to Managing Director, Pakistan Shipyard and Works, Minister of Defense Production, and all our colleagues, officers, politicians, who have really contributed immensely to make sure this project is completed on time. But above all, I would like to, मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अपनी तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, नेवल चीफ की तरफ से, मैनेजिंग डायरेक्टर शिपयार्ड की तरफ से और पूरे पाकिस्तान की तरफ से कि आपने अपनी शबाना रोज़ मेहनत और दिन रात जो आपने काविशें की हैं, along with our Turkish engineers and Turkish workers and Turkish company by the name of SFET, along with Shipyard, जो आपने ये काविशें की हैं, ये तारीख़ इनको हमेशा सुनहरे हरूफ में याद रखेगी और आपकी ये मेहनत इंशाअल्लाह रंग लाएगी और पाकिस्तान की बर्री, बहरी और हवाई जो सरहदें हैं उनको महफूज करने के लिए आपका ये कारनामा हमेशा एक आसान तरीके से तारीख़ याद रखेगी। मैं एक मरतबा फिर आपको सलूट पेश करता हूँ और आपके लिए बहुत आपके लिए तालियां। Finally, I'd like to say that because of this achievement and because of certain actors in the region trying to establish their hegemony and create sphere of influence, it is all the more important that we strengthen our navy and our maritime activities. For that, the government of Pakistan is fully geared
to provide all resources at your disposal so that under your able leadership, this security is augmented and becomes ironclad for all times to come. I wish PNS Tariq and the men that will sail in her fair winds and following seas. I also wish KS and EW and SFAT all the best in their future endeavors. Pakistan, Turkey, friendship, Zindabad, Pak Turk Dosti, Paindabad. Thank you very much. कराची में पाक बहरिया के जंगी जहाज PNS तारिक की लॉन्चिंग की तकरीब आपको इल्म है कि जो शदीद हमें माली चैलेंजेस पिछले एक साल में जिसका सामना रहा, उसका सबसे ज़्यादा बोझ इस मुल्क के गरीब अवाम पर पड़ा। इसके बावजूद कि वह सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के आप रिज़्क़ हलाल की तलाश के लिए जाते हैं, लेकिन ज़िंदगी बहुत तंग हुई। उसकी कई वजूहात हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा इस वक्त। यानी बैरूनी जो कसाद बाज़ारी, महंगाई, तेल की जो इंपोर्ट, उसकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। फिर आप मेरी तकारीर में मेरी टूटी फूटी बातें आप जानते हैं, जो कि मैं दिल की अथाह गहराइयों से करता हूँ। लेकिन आज आपकी इस काविश और मेहनत को दिल से तस्लीम करते हुए और ख़ुशी का इज़हार करते हुए और आपकी जो हौसले हैं उनको और बढ़ाने के लिए तमाम तरह माली मुश्किलात के बावजूद मैं आपके लिए आपकी जो लीडरशिप है उनके ज़रिए मैं आपके लिए 20 करोड़ रुपए का तोहफ़ा लाया हूँ। जो कि मुझे यकीन है कि जो हमारे नेवल चीफ हैं अमजद नियाज़ी साहब और रेयर एडमिरल इलियास साहब, ये उसकी तकसीम जो इंसाफ और हिस्सा बकदर जुस्सा आपके हवाले करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप पाकिस्तान के अजीम मेहमान हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाक बहरिया के जंगी जहाज़ PNS तारिक की लॉन्चिंग की ये तकरीब थी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 20 करोड़ की रकम का भी ऐलान किया गया है। उनका ये कहना है कि बतौर तोहफ़ा मैं ये रकम आपको दिए जा रहा हूँ और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसकी मुनसिफाना तकसीम सभी में की जाएगी। और पाक बहरिया के जदीद जंगी आलात से लैस जंगी बहरी जहाज़ PNS तारिक को लॉन्च कर दिया गया। कराची शिपयार्ड खुसूसी तकरीब में जहाज़ को गहरे पानियों के सुपुर्द किया गया। PNS तारिक तुर्की के ताउन से कराची शिपयार्ड में तैयार किया गया। पाक बहरिया की हरबी सलाहियतों में बेमिसाल इजाफा। जदीद जंगी आलात से लैस जंगी बहरी जहाज PNS तारिक को लॉन्च कर दिया गया। कराची शिपयार्ड पर खुसूसी तकरीब हुई। जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज को गहरे पानियों के सुपुर्द किया गया। PNS तारिक एक कसीरुल मकासद जंगी बहरी जहाज है जो सतयाब, ज़ेरेआब और फिजाई ऑपरेशन सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है। ये बहरी जहाज जदीद तरीन सेंसर से लैस है। उस जहाज को इस वक्त हमने आउटफिटिंग उसकी तकरीबन कंप्लीट कर ली है और इस वक्त हमारा शिप पे मौजूद है वो जहाज़, और उसके ऊपर हम ट्रायल शुरू करने वाले हैं। उसके इंशाल्लाह ताला हम अगस्त के महीने में हमारा इरादा है कि हम हार्बर एक्सेप्टेंस ट्रायल्स की तरफ ले जाएं इसको। PNS तारिक तुर्किया के ताउन से कराची शिपयार्ड में तैयार किया गया है। इस मंसूबे में टेक्नोलॉजी की मुंतकली भी शामिल है।
और पाकिस्तान नेवी के लिए आज बहुत ही यादगार और पाकिस्तानियों के लिए बड़ा आज शानदार दिन है कि पाकिस्तान की बहरी ताकत में मजीद इजाफा हुआ है। पाक बहरिया के जदीद जंगी आलात से लैस जंगी बहरी जहाज PNS तारिक को लॉन्च कर दिया गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्किया के नायब सदर सादात यलमाज आज इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ने कराची शिपयार्ड में लॉन्चिंग तकरीब में भी शरीक हुए। रेयर एडमिरल रिटायर्ड सलीम अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सूरत पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया सलीम अख्तर साहब आपके वक्त का। ये आज पाकिस्तान के बहरी बेड़े में एक नया और जदीद जहाज शामिल हुआ है। किस तरह से आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो नेवी की ताकत है, बहरी ताकत है, उसमें कितना ये इजाफा है? जी हाँ, ये तो देखें, पाक बहरिया ने तो काफ़ी अरसे से अपनी जो है कैपेसिटी बिल्डिंग शुरू की हुई है और ये मिल्जियम क्लास कॉर्वेट जो है ये भी एक स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन्स और सिस्टम के साथ लैस है। तो इसकी एडिशन से जो पाक बहरिया की हरबी सलाहियतें हैं उनमें काफ़ी इजाफा होगा और हमें ज़रूरत भी है इन प्लेटफॉर्म्स की, क्योंकि आपको पता है शुमाली बहर अरब में काफ़ी एक बिजी रीजन है जहाँ सारी दुनिया के मुख्तलिफ जो है अपना शिप्स और वो अपने अपने इंटरेस्ट को गार्ड कर रहे हैं। प्लस ये आगे चल के सीपैक जो है वो पाक बहरिया ने सीवर डिफेंस जो है वो देना है, उसके लिए भी ये बड़ा करामत साबित होगा। और इसमें जो सबसे अच्छी बात है ना वो ये है कि इसके साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और डिजाइन फीचर्स को भी साथ शामिल किया गया है। तो इससे ये है कि फ्यूचर में आंदा आके जो है पाक बहरिया खुद भी जहाज जो है वो खुद तैयार करने की सलाहियत तैयार कर सकती है। अच्छा। और तो उस लिहाज से देखा जाए तो जितने मैरीटाइम चैलेंजेस है सब कुछ है उसके लिए, और मैरीटाइम फ्रंटियर्स को सेफ गार्ड करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हमारे पास कोई जदीद किस्म का प्लेटफॉर्म हो। तो रेयर एडमिरल साहब जो आप फरमा रहे हैं कि खुद भी तैयार कर सकते हैं, तो फिर पाकिस्तान के इसका मतलब ये है कि न सिर्फ ये एक जहाज़ के शामिल होना उस फ्लीट के अंदर, बल्कि पाकिस्तान अगले आने वाले वक्त में खुद से ये जहाज़ों की तैयारी और मैरीटाइम के जो चैलेंजेस हैं उससे निपट सकता है। तो ये एक बड़ा संग मील होगा अगर पाकिस्तान नेवी इस जानिब बढ़ रही है तो। बिल्कुल, ये पाकिस्तान बहरिया की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है उसका जो सबसे बड़ा कॉर्नर स्टोन यही है कि आप इंडिजनाइजेशन पे हम बिलीव करते हैं और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी इसीलिए किया जा रहा है ताकि जो है आइंदा चल के अब जाके हमारा एक जना क्लास ब्रिगेड है जो टोटल पाकिस्तान में डिजाइन होगा, पाकिस्तान में बनेगा, उसके लिए भी जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इस प्रोजेक्ट जो है ये जो मिल्जियम क्लास है इसके साथ शामिल किया गया है, इसीलिए ताकि आगे चल के ना कि हम अपनी ज़रूरियात जो है वो खुद पूरी कर सकें बल्कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो कि इसके साथ ही जो कराची शिपयार्ड है उसकी भी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को एनहांस किया जा रहा है, वो भी इसी प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत अच्छा एक एडिशन है हर लिहाज से। अच्छा, और दूसरा एक चीज जी दोस्ती जो है अपना माशाल्लाह उसमें तो क्या कहने हैं कि बिल्कुल वो बहुत, और स्पेशली नेवी के मामले में तो पाकिस्तान और तुर्किया की दोस्ती बड़ी मिसाली। 2018 में ये बाकायदा 4, शायद आप मुझे तस्दीक कीजिएगा, 4 जो बाबर क्लास कॉर्वेट्स हैं उनका ये मुआहदा हुआ, 2 वहाँ बड़े बने, 2 पाकिस्तान में तैयारी हुई। तो ये जो इस जहाज़ के हवाले से है खुसूसियत के, अगर सादा लफ्ज़ों में आम जो हमारी पब्लिक है वो देखे कि ये क्या है और जो इस वक्त पूरी दुनिया की जो नेवी की फ्लीट है उसका कम्पीट करने वाला एक जहाज़ है सर। जी हाँ बिल्कुल, ये तो देखे ना जी, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट जो वेपन सेंसर्स वगैरह इसमें लगाए गए हैं और आप देखेंगे चल के जो है हमारे बहुत सास्ता जो सिस्टम्स हैं वो भी इन जहाज़ों में इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। सही देखें जी, जहाँ तक है ना पाक बहरिया का, तो ये शुमाली बहर अरब में पाक बहरिया ने ना सिर्फ के अपना मिशन जो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन बल्कि मैरीटाइम चैलेंजेस को जो इसमें पायरेसी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ये सब कुछ शामिल है उसको भी फेस करना है और सीपैक को भी सीवर सिक्योरिटी देनी है। तो उस लिहाज से ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत जदीद तरीन वेपन्स और सेंसर से लैस है, तो उस लिहाज से बहुत एक अच्छी कैपेसिटी बिल्डिंग है पाक बहरिया। सही।
बिल्कुल ये अच्छा सलीम अख्तर साहब साथ रहिएगा। इस वक्त वाइस एडमिरल रिटायर्ड इरफान अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। आज पाकिस्तान नेवी के लिए एक बड़ा और अच्छा दिन है, पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा दिन है। जदीद शिपयार्ड जो है उसके अंदर नए शिप्स जो है वो शामिल हो रहे हैं फ्लीट के अंदर। तो सर एक तरफ पाकिस्तान ने मुसलसल अमन मशकों की सूरत में नेवी को मजबूत किया और आज के ये जो शिप का शामिल होना क्या समझते हैं पाकिस्तान नेवी के लिए? बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं समझती हूँ बहुत ही खुश आइंद बात है। एक सबसे बड़ी खुश आइंद बात तो ये है कि नेवी की अपनी कैपेबिलिटीज में खातिर खा इजाफा होगा इन ये प्लेटफॉर्म से आने का। और अच्छी बात यह है कि इसमें दूसरी बात है, एक तो हमारे टर्की से जो हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है उससे बहुत अच्छे ताल्लुकात इसी सिलसिले में और बढ़ेंगे जी। तीसरी बात यह है कि इसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी जो है वो शामिल है। अभी जो हमने लॉन्च किया है आज 4th शिप PNS तारिक शिपयार्ड में किया है, वो यही शिपयार्ड में बनेगा। इससे पहले भी एक और जहाज हमने यहाँ लॉन्च किया था, उसको भी ये उसका नाम खैबर था, वो भी यहीं बनेगा। और 2 जहाज जो हैं ये बेल्जियम वाले, ये बाबर और बदर, वो वहां पर बन रहे हैं, लॉन्च हो चुके हैं, कंप्लीशन उनकी बात। तो ये एक बड़ा जबरदस्त जो इकदाम है जो पाकिस्तान में ही ये इन चीज़ों को तैयारी हो रही है। बहुत शुक्रिया वाइस एडमिरल रिटायर्ड इरफान अहमद साहब और रियर एडमिरल सलीम अख्तर साहब, आप दोनों का आपका शुक्रिया है। और नाज़रीन अब बराह रास्त आपको ये चलते हैं कराची में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन तकरीब से खिताब कर रहे हैं। सेहत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। जो भी इंसान अपनी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपना कमाता है, वो अपनी हेल्थ पे खर्च करता है। कुछ कहता है अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि कहते हैं जान है तो जहान है। तो जब आप अपनी जान का ख्याल रखते हैं तो आपकी हुकूमत वो आपकी जान का ख्याल रख रही है। आपकी हुकूमत चाह रही है कि आपको बुनियादी तिब्बी सहूलियात ना सिर्फ वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन इस वक्त तकरीब से खिताब करें। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। था जो कि बिजली के मुल्क जिसमें जितनी भी लॉसेज हैं, उस लॉसेज की एक अमाउंट है, उस अमाउंट को पूरे पाकिस्तान पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। वो जो लॉसेस हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, उसमें कराची के सार्फिन की ज़ीरो कंट्रीब्यूशन है। यानी कि जो लॉसेस हुए हैं उसमें कराची ने कोई लॉस नहीं किया, उसने के इलेक्ट्रिक ने कोई लॉस नहीं किया और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन ने कोई लॉस नहीं किया। लेकिन जब उस लॉस को, जब उस नादहिंदा को लेने की बात हुई है तो पूरे पाकिस्तान के साथ साथ कराची को भी इंक्लूड कर दिया गया है। ये है मसला। और वो उसका जो बर्डन आ रहा है एक आम सारिफ के ऊपर वो 3 रुपए 81 पैसे का आ रहा है। 3 रुपए 81 पैसे सारे पाकिस्तान को देने हैं और जो कि जहां जिन्होंने लॉस किया उनको देने, लेकिन वो 3 रुपए 81 पैसे पर यूनिट कराची के सारिफ को भी देना है जो कि जिसने कोई लॉस ही नहीं किया। और वो पर मंथ ये अमाउंट बन रही है कराची वालों की जेबों से 3.6 बिलियन रुपीस पर मंथ। वो कराची वालों की जेबों से वो पैसे जा रहे हैं जो कराची ने लॉस किया ही नहीं है। पर यूनिट 3.881 रुपए पर यूनिट। तो हमने कहा है कि भाई ये तो बहुत ही नाइंसाफी वाली बात है, बड़ी नाइंसाफी वाली बात है कि एक नुकसान हमने किया नहीं है, उस नुकसान की कंट्रीब्यूशन में कराची की कंट्रीब्यूशन 0 है। लेकिन जब आप नुकसान को बरामद कर रहे हो, जब आप नुकसान को वसूल कर रहे हो तो कराची वालों को जेब से भी ले रहे पैसे, तो बड़ी नाइंसाफी की बात है। तो जो खुर्रम दस्तगीर साहब हैं वफाकी वजीर, उन्होंने इस मसले को सुना, समझा और एग्री किया हमारी बात से, लेकिन फैसला साजी उनके हाथ में नहीं है। उन्होंने इस बात का भरपूर अंदिया दिया है और बताया है कि वो ये बात आज जाकर वज़ीर आज़म से जाकर ये बात करने जा रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब को कराची का ये केस पेश करने जा रहे हैं। बात ये आती है कि भाई पूरे मुल्क में बिजली की कीमत एक होनी चाहिए। ये तो अजीब बात है कि भाई जो लॉस हमने किया नहीं है, इसका मतलब है भाई आप हमें इनकरेज कर रहे हैं कि कल को फिर जो है वो हम भी लॉस करें, आपके सर्कुलर डेट में इजाफा करें, क्योंकि आप हमें अगर वो लॉस जो कि हमने किया नहीं और उसके पैसे कराची वालों ने भरने हैं तो फिर हम लॉस क्यों नहीं करें। तो ये तो बड़ी अजीब बात हो गई ना कि आप चोर को भी सजा दे रहे हो और जिसने चोरी नहीं की उसको भी सजा दे रहे हो। ये तो ठीक बात नहीं है। तो उन्होंने ये वादा किया है कि वो
हमने इस केस को भरपूर अंदाज में पेश किया है, भरपूर अंदाज में पेश किया है। फारूक सत्तार भाई ने, अमीन भाई ने भरपूर अंदाज में पेश किया है और हमने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ उनको एग्री करवाया। वो एग्री करके गए। हमें उम्मीद है कि वज़ीर आज़म साहब को जब ये वो बात करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आज़म साहब जो है वो कराची मुस्तफ़ा कमाल जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे और ये कह रहे थे कि के इलेक्ट्रिक ने जो लॉस नहीं किए हैं उनका खमियाजा भी कराची वालों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके लिए बात की है। इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से। दूसरी जानिब शर्जील मेमन वज़ीर इत्तलात सिंध वो तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लोगों को फायदा हो रहा है, ये सिर्फ दिखावे के लिए या तस्वीरें निकालने के लिए नहीं है। इनसे लोग फायदा ले रहे हैं, इनसे लोग मुस्तफीद हो रहे हैं और इनसे लोगों के लिए जिंदगी आसान हो रही है। तो उसमें बराए मेहरबानी कि हमें इन चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए और अगर हम बुरा बोलना बंद कर दें, बुरा देखना बंद कर दें और जो अच्छाई है अपने मुल्क की वो हम ना सिर्फ अपने मुल्क के लोगों को बताएं और इंटरनेशनल लोगों को बताएं कि जी हमारे मुल्क में यही अच्छाइयां हैं। अपने लोगों को बताने के लिए इसलिए ज़रूरत है कि हमारे लोग मायूस ना हो। हम सिर्फ मायूसी की खबरें फैलाते हैं कि जी हमारे मुल्क में खुदा न खास्ता कुछ नहीं है, सब चीज़ इधर हो गई उधर हो गई। नहीं, जो अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को बताएं ताकि लोग इनकरेज हों कि हाँ हमारा जीना इस मुल्क में, हमारा मरना इस मुल्क में। इस मुल्क में अगर ठीक है कहीं पे जो चीज़ें अभी बेहतर नहीं वो बेहतर मजीद होंगी, बेहतर करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% हर चीज़ हमारी बहुत परफेक्ट चल रही है। हमारे पास इशूज़ हैं, हमारे पास चैलेंजेस हैं, हमारे पास मुख्तलिफ मसाइल हैं इस मुल्क में, लेकिन उसको हल करने के लिए हमारे पूरे पाकिस्तानी कौम को एक कौम बनकर उन सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जिस तरह हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बबांग दौल कहते हैं कि जी वो यूनिटी का नारा दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। वो नारा दे रहे हैं कि जी हम सब का पाकिस्तान, पाकिस्तान हम सब के लिए। तो इस तरीके से हमें सबको, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखता हो, सबका ये फर्ज है कि हम एक होकर अपने ये जो चैलेंजेस हैं उनका सामना करें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का बेहतर चेहरा पेश करने में अपना किरदार अदा करें और अपने मुल्क में जो भी खामियां हैं या कोई कोताहियां हैं उसको खुद भी ठीक करने की कोशिश करें। हुकूमत को भी याद दिलाते रहें कि ये चीज़ें ठीक करें जो हुकूमतों का काम है, लेकिन हम अपना काम भी जो है उसको भी बेहतर तरीके से करें। तो मैं अगेन मुबारकबाद पेश करता हूँ रसूल बख्श चांडो साहब को और पूरे रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट को कि बहुत उम्दा काम करें। जिस तरह आपने सैलाब में लाखों लोगों को राशन पहुंचाया, पकाया हुआ खाना पहुंचाया, टेंट्स पहुंचाए, नेट्स पहुंचाए, हर किस्म की आपने सहूलत दी और फिर आपने मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट्स आपके काम कर रहे थे और अभी मजीद आपके मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट्स ये आए हैं। 1112 आपका बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, आप मुबारक के मुस्तहिक हैं। और जितने भी यहाँ पे रेस्क्यू वर्कर्स हैं मैं उन सबको सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरीके से मुश्किल वक्त में हमारे रेस्क्यू वर्कर्स हर उस चैलेंजेस के साथ, चाहे बारिशें हो, तूफान हो, कहीं पानी में करंट हो, कहीं क्या भी सिचुएशन हो, तो वहाँ पे हमारे रेस्क्यू वर्कर्स जिस हिम्मत के साथ आप लोग ये सारा एक खिदमत खल का काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उसका अजर देगा। हम सबकी दुआएं नेक तमन्ना आपके साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। सिंध शर्जील मेमन तकरीब से खिताब कर रहे थे कराची में और दूसरी जानिब इस वक्त मुस्तफ़ा कमाल जो हैं वो भी गुफ्तगू कर रहे हैं कराची में। खत्म हो जाए, मुस्तफ़ा कमाल बंद हो जाए, कराची में जो पैसे नहीं देली बंद हो जाएगी। इस निज़ाम को लाने के लिए हमने बहुत भरपूर जोर दिया है। उसकी बात इसके ऊपर एग्रीमेंट हो गई ये वाली बात। अब इसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं इसमें कुछ कानून साजी है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने करना है। इसके अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो के इलेक्ट्रिक ने और जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने, नेपरा ने मिलकर ये काम करना है। बात जो अच्छी बात यह है कि हमारे इस कॉन्सेप्ट को जो हमने पेश किया, MQM के इस कॉन्सेप्ट को के इलेक्ट्रिक ने और वफाकी हुकूमत ने एग्री कर लिया और इसके ऊपर काम शुरू होगा कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या काम होने चाहिए, वो काम इसके ऊपर शुरू होगा। और ये वो सारी जो है वो इसके अलावा और बहुत डिटेल्ड है। हमने डेफिनेटली जो है वो सिर्फ इन 3 पॉइंट और, लेकिन ये मोटे मोटे आपके सामने मैंने जो है वो पॉइंट रख दिए। ये वो इशूज़ हैं जिसके ऊपर कराची वालों को अगर इस पर अमल दरामद हुआ इंशाअल्लाह ताला तो हम जो है वो ये कराची वाले रिलीफ और सिंध के लोग रिलीफ और हैदराबाद के लोगों को रिलीफ मिलेगा। मैं एक दफ़ा फिर ये कहना चाहता हूँ तमाम कराची वालों को कि देखें आप लावारिस नहीं हैं,
ये हम अपनी रातों की नींदें जो है वो कुर्बान करके, अपनी सुबह की एक्टिविटीज़ कुर्बान करके, खुदा की कसम ना वज़ीर आज़म से अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, ना वज़ीर से अपने लिए कुछ मांग रहे हैं, ना ये के इलेक्ट्रिक के ऑफिस में हमने कोई अपनी ज़ाती बात की है। कराची के लोगों की बात की है और हर इलाके के लोगों की बात की। और जब मैं कराची के लोगों की बात करता हूँ, कर रहे हैं हम, तो किसी एक ज़ुबान रंग नस्ल नहीं, सोराब गोड से लेकर केमाड़ी, लियाकताबाद से लेकर जो है वो औरंगी टाउन और कोरंगी और लाइंस एरिया और तमाम इलाके, फेडरल बी एरिया और नॉर्थ कराची, तमाम और लियारी खास तौर पर और सुल्तानाबाद, ये सारे कराची, यानी कि आपकी पूरी कराची में जितने लोग रह रहे हैं, सब लोगों की अलग अलग जहाँ जहाँ पे मसाइल उसकी नुमाइंदगी हुई है। हमने कोई बैनर नहीं लगाया, हमने कोई चौरंगी जुमे की नमाज के बाद नमाजियों को जमा करके कोई एहतजाज नहीं किया। हमने कराची के लोगों का मुकदमा बबांगे दोहल इसी टोन में, इसी तरह से हमने के इलेक्ट्रिक के सामने और जो लोग कंसर्न करते हैं, जिनको मसले हल करने, वफाकी वजीर बिजली पैदावार तवानाई और वजीर आजम के सामने हमने मसला रखा है और उस मसाइल के हल भी निकालना। तो जिस तरह से हमने रहनुमा इमरान मुस्तफ़ा कमाल इस वक्त मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे हैं के इलेक्ट्रिक के मामले के हवाले से। और यहाँ पर एक अहम खबर आपको दें कि निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के मामले पर 3 बड़ों के दरमियान राब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को टेलीफोन। 2 साबिक ब्यूरोक्रेट्स, 2 सियासतदान और 1 टेक्नोक्रेट का नाम शॉर्ट लिस्ट है। नवाज और जरदारी की तमाम नाम आज इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों का आज मुशावरत का इम्कान है। खबर आपको दे रहे हैं निगरान वजीर आजम का मामला और 3 बड़ों के दरमियान राब्ता हुआ है। शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को टेलीफोन किया। जरा के मुताबिक 2 साबिक ब्यूरोक्रेट्स, 2 सियासतदान और 1 टेक्नोक्रेट का नाम शॉर्ट लिस्ट किया गया। नवाज और जरदारी के तमाम नाम इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों का आज मुशावरत का इम्कान है। फहद चौधरी हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ है। जी फहद, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स है इस मुतालिक? जी देखिए, निगरान वजीर आजम के तकर्रुर के मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने साबिक सदर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता किया है, मुशावरत की है निगरान सेटअप के लिए और निगरान वजीर आजम के नामों के लिए। जराये के मुताबिक ये इत्तफाक किया गया कि आइन और कानून के मुताबिक निगरान वजीर आजम के तकर्रुर का अमल मुकम्मल किया जाएगा। जो फहरिस्त शॉर्ट लिस्ट की गई है जराये के मुताबिक, उसमें 2 साबिक ब्यूरोक्रेट्स, 2 सियासतदानों और 1 टेक्नोक्रेट का नाम कहा जा रहा है कि शॉर्ट लिस्ट किया गया है। ताहम हुकूमती जो रहनुमा है उनका ये दावा था कि कोई ब्यूरोक्रेट, साबिक ब्यूरोक्रेट इसमें शामिल नहीं है। बहरहाल नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने तमाम नाम आज इत्तेहादियों के सामने पेश करने की हिदायत की है और आज मुशावरत का इम्कान है हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के दरमियान। जबकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज की जानिब से भी आज अपोजिशन कि जो दीगर जमातें हैं उनके रहनुमाओं से मुशावरत की जाएगी। ठीक है फहद चौधरी, हमें तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस, बैरिस्टर गौहर ने 4 गवाहान की लिस्ट अदालत में जमा करा दी। आज आपने गवाहान को पेश करना था। जज हुमायूं दिलावर का इस्तफसार, सिर्फ लिस्ट फराहम नहीं करनी थी। सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इस्तफसार किया, कल तक का वक्त दे दें, हम पेश कर देंगे। बैरिस्टर गौहर अली की जानिब से जवाब दिया गया। सुबह से 2 से 3 बार वक्फा हुआ, अब वक्त मांग रहे हैं। जज हुमायूं दिलावर की जानिब से कहा गया है तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस है। बैरिस्टर गौहर ने 4 गवाहान की लिस्ट अदालत में जमा कराई है। आज आपने गवाहान को पेश करना था, यह जज हुमायूं दिलावर ने इस्तफसार किया, सिर्फ लिस्ट फराहम नहीं करनी थी। कल तक का वक्त दे दें, हम पेश कर देंगे। बैरिस्टर गौहर अली की जानिब से जवाब जमा कराया गया है। और फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत, लतीफ खोसा ने मुल्जिमान से नारवा सलूक की शिकायत की। अटॉर्नी जनरल ने कहा खुद चेक किया, किसी मुल्जिम के साथ नारवा सलूक नहीं हुआ। मुल्जिमान को सेहत समेत तमाम सहूलियात मैसर हैं। हमने फुल कोर्ट की तश्कील पर मुशावरत की है। कहा गया चीफ जस्टिस की जानिब से हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, सिर्फ अल्लाह को जवाब दे हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस की समाअत, लतीफ खोसा ने मुल्जिमान से नारवा सलूक की शिकायत की। खुद चेक किया, किसी मुल्जिम के साथ नारवा सलूक नहीं हुआ। ये अटॉर्नी जनरल की जानिब से जवाब दिया गया। मुल्जिमान को सेहत समेत तमाम सहूलियात मैसर हैं।
अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, हमने फुल कोर्ट मुशावरत की है। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, हमें तनकीद की कोई परवाह नहीं, सिर्फ अल्लाह को जवाब दे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया। आज अब आपको बताएं कि बाजोड़ खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त, पुलिस ने खुदकुश हमलावर की तस्वीर हासिल कर ली। हमलावर JUIF के कन्वेंशन में कुर्सी पर बैठा रहा। पुलिस हुकाम की जानिब से कहा गया, कन्वेंशन में हमलावर ने बारूदी मवाद कमर से बांध रखा था। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, पुलिस हुकाम की जानिब से बताया गया है। अफसोसनाक वाक़या जो बाजोड़ में पेश आया था, उस पर पुलिस की जानिब से कहा गया है कि खुदकुश हमले की तहकीकात में जो पेशरफ्त हुई है, उसमें खुदकुश हमलावर की तस्वीर भी पुलिस ने हासिल कर ली है। हुकाम ने कहा कि हमलावर JUIF के कन्वेंशन में कुर्सी पर बैठा रहा। कन्वेंशन में हमलावर ने बारूदी मवाद अपनी कमर से बांध रखा था। खुदकुश हमलावर का ताल्लुक अफगानिस्तान से था, पुलिस हुकाम से ये भी बताया गया है। बाजोड़ वाक़े के हवाले से आपको बताएं, जहां पर 50 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे, उसमें अब मज़ीद पेशरफ्त सामने आई है। पुलिस ने खुदकुश हमलावर की तस्वीर हासिल कर ली है। हमलावर JUIF के कन्वेंशन में कुर्सी पर बैठा रहा। कन्वेंशन में हमलावर ने बारूदी मवाद कमर से बांध रखा था। नवाब शेर इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी नवाब शेर, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स है इस मुतालिक? जी बिल्कुल, बाजोड़ धमाके के हवाले से पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमलावर की तस्वीर जो है वो उन्होंने हासिल कर लिया और पुलिस के मुताबिक जो खुदकुश हमलावर था वो जमीयत उलमा इस्लाम के कन्वेंशन में कुर्सी पर बैठा था और पुलिस के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने बारूदी मवाद जो है वो साथ बांध रखा था और जो मकामी रहनुमा थे वो पंडाल में दाखिल हुए तो उस वक्त जो है वो खुदकुश हमलावर ने जो है वो धमाका कर दिया और इस खुदकुश धमाके में जो है अभी तक 50 से ज़ायद अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 90 से ज़ायद जो है वो जख्मी हो चुके हैं। अब भी पेशावर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो है वो। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवाब शेर, आप हमें तफसीलात रहे थे। और अब आपको बताएंगे सदर आरिफ अलवी ने 2 बिलों की मंजूरी दे दी है। कानून शहादत बिल 2023 की मंजूरी दी गई। बिल का मकसद कानून शहादत 1984 में तरमीम करना है। नशावर मवाद के कंट्रोल के बिल 2023 की भी मंजूरी दी गई है। बिलों की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी गई है। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से 2 बिलों की मंजूरी दे दी गई है। कानून शहादत बिल 2023 की मंजूरी दी गई है। बिल का मकसद कानून शहादत 1984 में तरमीम करना है। नशावर मवाद के कंट्रोल के बिल 2023 की भी मंजूरी दी गई है। बिलों की मंजूरी आइन के आर्टिकल 75 के तहत सदर ममलिकत की जानिब से 2 बिलों की मंजूरी सदर ममलिकत की जानिब से दे दी गई है। जो बिल बाकायदा तौर पर गए थे पार्लियामान से और सदर ममलिकत ने उसकी मंजूरी दे दी है। कानून शहादत बिल 2023 है और उसके साथ साथ मलिक सईद अवान से हम तफसीलात जानेंगे। जी मलिक सईद, आगाह कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं इस मुतालिक? मलिक सईद अवान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी मलिक सईद, आगाह कीजिएगा, क्या इस अपडेट्स हैं इस हवाले से जो बिलों की मंजूरी सदर ममलिकत की जानिब से दी गई है? जी बिल्कुल, सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने 2 बिलों की मंजूरी दे दी है। सदर की जानिब से जो कानून शहादत तरमीमी बिल 2023 और जो उसकी मंजूरी दी गई है। बिल का मकसद कानून शहादत 1984 में तरमीम करना था। इसके अलावा सदर ममलिकत ने नशा आवर मवाद के कंट्रोल के तरमीमी बिल 2023 की भी मंजूरी दे दी है। इस बिल का मकसद नशा आवर मवाद के कंट्रोल के एक्ट 1997 में तरमीम करना था। सदर ममलिकत ने दोनों बिलों की मंजूरी जो है आइन के आर्टिकल 75 के तहत दी। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए मलिक सईद। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर मजीद खबरें भी आपको आगाह करेंगे। भाई बहुत दिन हो गए हैं, घर में कोई हल्ला गुल्ला नहीं हुआ। आप कहें तो फंक्शन रख लें? क्यों ना सबा की मंगनी कर दें, कोई क्यूट सा लड़का देखते और जल्दी से बात पक्की। एक्सक्यूज मी, इसे क्या हुआ? दरअसल सबा मास्टर्स करना चाहती है। मेरी दुआ है कि तुम मास्टर्स करो। पर आप तो और फिर हम
तुम्हारी ग्रेजुएशन धूमधाम से मनाएंगे। अंदर की अच्छाई को बाहर झलकने दो। कैडबरी डेयरी मिल्क, कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। So juicy, so yummy, just so tender. Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. दुनिया बोल है रोजाना सुबह 9 बजे। द स्पेशल रिपोर्ट पीर से जुम्मा दोपहर 4 बजे। आज की ताज़ा खबर पीर से जुम्मा शाम 5 बजे। अब पता चला पीर से जुम्मा शाम 7 बजे। तज्जिया पीर से जुम्मा रात 8 बजे। ऐसे नहीं चलेगा पीर से जुम्मा रात 10 बजे। नेशनल डिबेट जमील फारूकी के साथ पीर से जुम्मा रात 11 बजे। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ हफ्ता शाम 5 बजे। अब बात होगी हफ्ता और इतवार शाम 7 बजे। बस बहुत हो गया हफ्ता और इतवार रात 8 बजे। तब्दीली हफ्ता और इतवार रात 10 बजे। द इंस्टा शो विद मतीरा हफ्ता और इतवार रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। This half-hourly clock is brought to you by Sabroso Crispy Chicken Strips. So juicy, so yummy. Introducing the all-new Sabroso Crispy Chicken Strips. Tastes so good that nothing else matters. Sabroso Crispy Chicken Strips. So crispy, so tender. देखूं मैं हर रोज कल की तैयारी, अच्छाई के लिए खड़े होने की, अपनी जिम्मेदारी को निभाने में इनकी कल की तैयारी कभी न रुके। इसलिए टैंग विटामिन सी, डी और जिंक का रिफ्रेशिंग सोर्स जो इम्यूनिटी, एनर्जी और मेंटल शार्पनेस की डेली जरूरत को सपोर्ट करे ताकि आपके बच्चे रहें रिफ्रेश और सीखें अच्छी बातें। टैंग बनाए बेहतर मुस्तकबिल रोजाना। के बाद खुशामदीद अहम खबर आपको देंगे। चोरनियों ने घरेलू मुलाजमाओं का रूप धार लिया। कराची के इलाके डिफेंस में काम करने वालियों ने घर का सफाया कर दिया है। लॉकर तोड़कर 80 तोले सोना और 20 लाख रुपए ले उड़ी। वाक़े का मुकदमा शाहजैन की मुद्दत में डिफेंस थाने में दर्ज किया गया है। खुरम गुलजार हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। जी खुरम, आगाह कीजिएगा क्या अपडेट्स है इस मुतालिक? जी बिल्कुल, ये डिफेंस थाने में एक मुकदमा दर्ज किया है जिसमें ये बताया गया है कि गुज़श्ता रोज एक वारदात रिपोर्ट हुई है जो कि घरेलू मासी थी, जिसने गुज़श्ता रोज अपने साथ 2 मासियों को और लेकर आई और घर के अंदर सफाई के काम में लगा दिया। एक मासी जो है वो घर में मौजूद खातून को उससे बातों में लगे रही। इसी दौरान एक मासी ने पहली मंजिल पर एक कमरे का सफाया किया। लॉकर तोड़कर 80 तोला सोना और 20 लाख रुपए की कैश जो है वो रकम लेके वहां से फरार हुई है। इस बात का इंकशाफ जब घरेलू खातून को उस वक्त हुआ जब वो कुछ रकम लेने के लिए ऊपर ही मंजिल पे पहुंची तो उन्होंने देखा कि लॉकर टूटा हुआ था और लॉकर से तलाई जेवरात और रकम गायब थी, जिसका मुकदमा डिफेंस थाने ने दर्ज कर लिया। डिफेंस पुलिस का बताना है कि ये मासियां जो है वो चंद रोज कबल ही इस बंगले पे काम के लिए रखी गई थी और जिनके बारे में उनका बताना है पुलिस का कि इनके दस्तावेजात भी हासिल नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से मासियों को तलाश करने में दुश्वारी का सामना है। जबकि पुलिस का कहना है कि अतराफ की CCTV फुटेजेस हासिल की जा रही है जिससे इन मुल्जिमा जो मासियां हैं इनकी तलाश में मदद मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए खुरम गुलजार आपका। और कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स काबू से बाहर है। साइट एरिया फ्रंटियर मोड़ पर सरेआम मोटरसाइकिल छीनने की वारदात। पैदल आने वाले दो मुसल्ला मुल्जिमान शहरी से मोटरसाइकिल छीन कर फरार हो गए। वारदात की CCTV फुटेज भी बोल कर ली है। आप ये मनाजिर भी देख रहे हैं कि पैदल आकर 2 मुसल्ला मुल्जिमान ने मोटरसाइकिल सवार से मोटरसाइकिल छीन कर वो फरार हो गए हैं।
कराची के इलाकों में इस वक्त जो सूरत हाल है कि राह चलते हुए बसेस जा रही हैं, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन इस किस्म की वारदातें जो हैं वो फिर भी रुकने का नाम नहीं ले। और खैबर पख्तूनख्वा से रवां साल का दूसरा पोलियो केस सामने आ गया। बन्नू के रिहायशी 3 साला बच्चे में पोलियो की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत ने बताया वालिदैन बच्चे को पोलियो से बचाव के कतरे नहीं पिलवाते थे। बच्चे को सिर्फ 2 बार मुहिम के दौरान इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए गए। अब ये बन्नू के इलाके में एक और बच्चा सामने आ गया जिसमें पोलियो की तस्दीक हो गई है महकमा सेहत की जानिब से। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल ये दूसरा पोलियो का केस है। बन्नू के रिहायशी 3 साला बच्चे में पोलियो की तस्दीक हुई है। वालिदैन बच्चे को पोलियो से बचाव के खतरे नहीं पिलवाते थे। महकमा सेहत की जानिब से बताया गया बच्चे को सिर्फ 2 बार मुहिम के दौरान इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए गए थे। और अब ये अफसोसनाक अमल हुआ है बन्नू के इलाके में, जहाँ पर इस रवां साल में दूसरा बच्चा है जिसमें पोलियो केस की तस्दीक हुई है। वालिदैन बच्चे को पोलियो के कतरे नहीं पिलवाते थे और अब बच्चे में पोलियो की तस्दीक हो गई है। सिर्फ 2 बार बच्चे को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए गए थे, लेकिन अब बच्चा बीमार हुआ तो उसमें पोलियो के तस्दीक हो गई है वायरस की। और अब बोल फ्लड सेल में बात करेंगे। पूरे मुल्क में इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों से भी तबाही और दूसरी जानिब मुख्तलिफ दरियाओं में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। अगर दरियाए सिंध की बात की जाए तो सजावल में इस वक्त जो है वो 1,10,000 क्यूसिक से ज़ायद पानी जो है सैलाबी रेला वो गुजर रहा है, जिससे सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। कच्चे के इलाकों में सैलाबी पानी दाखिल होना भी शुरू हो गया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नज़ाकत शाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सजावल की सूरत हाल जानेंगे। जी आगाह कीजिएगा, नज़ाकत क्या सिचुएशन है इस वक्त सजावल में? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ठट्टा सजावल को दरियाए सिंध का पुल है उसके मकाम पर। इस वक्त आपको बताएं कि दरियाए सिंध में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। हालिया बारिशों के बाद जो बारिशों का पानी इस वक्त कोटरी डाउन स्ट्रीम को क्रॉस कर चुका है। यहाँ जो मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वहाँ से 1,10,000 जो क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। अगर मेरा कैमरा मैंने आपको दिखाया तो ये देख रहे पानी का बहाव यहाँ से तेजी से जो है ना वो यहाँ से समंदर बढ़ रहा है। मैं जो इस वक्त जिस मकाम पर बैठा हूँ ये जो एक पत्थरों की जो पुश्तियाँ लगाई गई थी और उस पुश्तों के ऊपर से पानी आ गया है। पानी में जो है ना इस वक्त तेजी आ गई है और ये तेजी से इसकी जो सतह बुलंद हो रही है। पीडीएम की जानिब से तमाम डिप्टी जिला के जो डिप्टी कमिश्नर है उनको जो है कि खत भी लिखा गया है कि वह अपने बंदों की और पुश्तों जो है दरिया सिंध में उनकी जो निगरानी करे। इस वक्त आप देख रहे हैं कि सजावल और ठट्टा के मकाम। ठीक है नज़ाकत, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब जिला जाफराबाद में मुसलसल बारिशों ने जल थले कर दिया है। डेरा अलायार रेलवे स्टेशन कॉलोनी में बारिश का पानी जमा होने से रेलवे ट्रैक भी मुकम्मल पानी में डूब चुका है। पानी घरों में दाखिल हो गया है। बात करेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सरफराज सोलंगी से जो इस वक्त रेलवे ट्रैक पर मौजूद हैं। जी सरफराज, आगाह कीजिएगा क्या सिचुएशन है यहाँ? जिला जाफराबाद में मुसलसल बारिशों ने जो है वो बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रेलवे स्टेशन कॉलोनी पर, जहाँ पर मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं लोगों के घर इस वक्त पानी में डूबे हुए हैं और ये रेलवे ट्रैक मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी में डूब चुका है। इस वक्त मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं कि क्या मुश्किलात दरपेश है। जी आप बताएं कितने दिन हो गए यहाँ पर पानी मौजूद है और जिला इंतजामिया की जानिब से क्या इक़दाम उठाए गए? जिला इंतजामिया हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो उनकी तरफ से कोई इकदाम नहीं उठाए गए। ये रेलवे कॉलोनी लेगारी कॉलोनी आपके सामने है कि यहाँ के लोगों के घर डूबे हुए, तकरीबन 4 फुट से 5 फुट तक पानी है। मैं डिप्टी कमिश्नर जाफराबाद आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी इस वक्त तकरीब से बाद में डिस्कशन करता हूँ सारी की सारी, लेकिन थोड़ी सी जो फीडबैक आपको उसके बारे में देनी है कि हमारा एक छोटा सा पीरियड है जब तक इलेक्शन नहीं होते, हम लोग गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं।
और मेरा ख्याल है कि हमारे सबके घरों में ये डिस्कशन होती है कि अच्छा पाकिस्तान की तो तरक्की नहीं हो रही, पाकिस्तान के तो बुरे हालात हैं, पाकिस्तान का पता नहीं क्या बनेगा। ये सारे हमारे सबके घरों में ये डिस्कशन होती है और हम सब लोग मायूसी की बात कर लेते हैं कि पता नहीं आगे बनना क्या है। ये बड़ी मैं खुल के बात कर रहा हूँ बिकॉज ये ऐसी बात है जो हम सारे लोग कर रहे होते हैं और वो मायूसी इसलिए है बिकॉज आई थिंक हम सारे उसमें ज़िम्मेदार हैं। अगर हम ये बात करें कि सिर्फ लीडर्स ज़िम्मेदार हैं या पॉलिटिशियन ज़िम्मेदार हैं या ब्यूरोक्रेसी ज़िम्मेदार नहीं, हम सारे ज़िम्मेदार हैं। तो खैर चंद माह से आए हैं यहाँ पे, बट मायूसी मेरा ख्याल है हमने कुरान मजीद में सब ने पढ़ा है कि मायूसी गुनाह है और अल्लाह ताला ने मायूसी को बहुत सख्ती से नापसंद किया है। अब हमारा क्या रोल है बीच में? हमारा रोल है कि हम अपने तौर पे जो हिस्सा डाल सकते हैं वो डाल दें। अगर मेरे पास चंद माह, हमारी टीम के पास चंद माह है तो हम उसमें जो हिस्सा डाल सकते हैं डाल दें। आप लोगों के पास भी इसी तरह है कि छोटी छोटी एफर्ट जो है अगर आप कर देंगे तो चीज़ें तब्दील हो जाएंगी और उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आ जाएगा। ये मैंने पिछले 6 माह में विटनेस किया है। अब जो सर्विसेज हॉस्पिटल की कंडीशन है, लिटरली मुझे ये कहना पड़ा कि मैं अपने किसी दुश्मन को भी इस हॉस्पिटल में ना भेजूं। उसकी वजह ये है जो ऑपरेशन थिएटर्स की कंडीशन थी, जो वार्ड्स की कंडीशन थी, वो बाकी हॉस्पिटल की कंडीशन थी, वो बहुत बुरी थी। और मेरे इन 6 माह में बहुत सारे हॉस्पिटल्स का विज़िट हुआ है लेकिन इससे बदतर कंडीशन कहीं नहीं देखी थी। इसके ज़िम्मेदार आप लोग तो नहीं हैं, इसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वो आपको जो साबुन आपने हाथ जिससे धोना है वो भी आपको मुहैया करे, वो आपको आप जिस कमरे में बैठते हैं वहाँ पे एक अच्छा रीज़नेबल कम से कम एसी लगा हो, कम से कम वहाँ पे सफाई वाला हो, वहाँ पे कम से कम आपका फ़र्श साफ़ करने वाला हो। ये गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। अब सारे लोग और ख़ास तौर पे मीडिया पे और हम भी करते आए ये चीज़ कि एक बेड पे जी 5 पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल के अंदर है। अरे भाई इसमें डॉक्टर का कसूर तो नहीं है, उसको तो शुक्रिया अदा करो कि वो अपने एक की गुंजाइश में 5 का ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन एक चीज़ बन गई है कि जी हॉस्पिटल की हालत इतनी ख़राब है, देखें जी 5 पेशेंट हैं, इस डॉक्टर का तो बंदोबस्त करें। उसका शुक्रिया अदा करना है हमने, जो 5 पेशेंट देख रहा है जिसके पास गुंजाइश एक की है। अब एक नॉर्म बना हुआ था, मेरे ख्याल है मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान गया, वहाँ इसी तरह 5 बच्चे थे और मीडिया वाले थे। उन्होंने कहा जी आपने हालत नहीं देखी। मैंने उनको सबको समझाया भाई शुक्र करो उनका कि वो देख रहे हैं, कोई बलूचिस्तान से बच्चा आया हुआ है, कोई साउथ पंजाब के किस इलाके से बच्चा आया हुआ है। एनीवेज वो कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता दूर होगा, लेकिन हम लोगों की थिंकिंग थोड़ी सी तब्दील करनी पड़ेगी कि जी डॉक्टर को हर एक का कसूरवार ठहरा देना है, हर चीज़ का कसूरवार ठहरा देना है। हम सारे जब सर्विसेज हॉस्पिटल से विज़िट करके गए तो बैठे और ये डिसाइड किया कि ये हॉस्पिटल लाहौर के सेंटर में है और ये एक हेल्थ डिपार्टमेंट का फेस है। अगर इस हॉस्पिटल की ये हालत है तो बाकी हॉस्पिटल की हालत भी आपके सामने है। हम लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी वर्किंग की है, पिछले आई थिंक 10 दिन हो गए, हमें 10-12 दिन हो गए हैं हमें इस चीज़ के ऊपर। इसी तरह हमने मेयो पे की है, इसी तरह हमने चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर पे की है और तकरीबन 7-8 हॉस्पिटल हैं जो लाहौर से बाहर हैं जिनके ऊपर काम कर रहे हैं। एक तो हम सब की आदत है जो भी इधर आके बैठता है कि जी नए हॉस्पिटल बना दें, नए चीज़ें कर दें। किसी ने ये नहीं देखना कि जो आपके पास चीज़ मौजूद है उसकी हालत देख लें, वो नहीं करनी, हमने नई चीज़ बना देनी। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाह रहा, बट एक सोच बन गई हुई है। थैंक्स टू हेल्थ डिपार्टमेंट ऑल्सो, इन्होंने शुरू में मुझे कहा कि जी आप ये डिसाइड कर लें कि आपने भी नई चीज़ें बनानी हैं या आपने जो चीज़ें उनको ठीक करना है। अब इससे बड़ा एसेट हमारे पास नहीं है मौजूद जो सर्विसेज हॉस्पिटल की फॉर्म में है, लेकिन इसमें जितने लोग इस सामने कमरे में बैठे हुए, हॉल में बैठे हुए, इनमें से कोई एक कसूरवार नहीं है जो हो रहा है।
हाँ, अगर मैं आपको फैसिलिटी दूँ, हम सब मिल के आप चीज़ें दें। और निगरान वज़ीर आला पंजाब इस वक्त सरवसी अस्पताल में सीनियर डॉक्टर से खिताब कर रहे हैं। और एक बार फिर से अब सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। खानपुर में दरिया सिंध चाचड़ा शरीफ के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। फसलें ज़ेर आब आने से किसान परेशान हैं। इंतज़ामिया की जानिब से अभी तक फ्लड रिलीफ कैंप कायम न किए। मजीद बात करेंगे, राना नईम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। जी राना नईम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है यहाँ पर? हाँ जी, हालिया तूफानी